तो नमस्ते दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग साइंस का क्लास 4 देखेंगे, क्लास 5 देखेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को देखना है विटामिन डी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन डी। लिखिएगा विटामिन डी। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी में लिखिए। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए विटामिन डी में लिखिएगा। विटामिन डी हमारी अस्थियों, विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए, विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में, कैल्शियम का उपयोग करने में ठीक है, हमारी शरीर की सहायता करता है। हमारी शरीर की सहायता करता है। ठीक है, विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। ठीक है, और लिखिए, मतलब विटामिन डी कैसे हमें प्राप्त होता है? विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन हमारा शरीर, ठीक है, लिखिएगा हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। क्योंकि हमें विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। ठीक है, उसके अलावा कहाँ से मिलता है? विटामिन डी खनिज लवणों से भी प्राप्त होता है। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ तक लिखिए। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की स्थिति से विटामिन डी बनाता है। ठीक है, हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। मैं बोलता हूं दोस्तों, लिखिएगा। उसके बाद देखिए, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे में हमें चावल में क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। जैसे में चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है।
सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी चावल को हम क्या कह सकते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। ठीक है, यह एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, क्लास 6 का एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब लिखिएगा, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। ठीक है, अब रुक्षांश का मुख्य स्रोत क्या हो गया, साबुत चना हो गया, अंकुरित हो गया गेहूँ, और क्या हो जाएगा, मूंग हो गया। ठीक है, फल और सब्जियां हो गया। ठीक है, और उसके बाद हो गया, अब सोचिएगा रुक्षांश का काम क्या होता है। रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को निकालने में हमारी शरीर की सहायता करता है। ठीक है, अब लिखिएगा जल। अब हम लोग पढ़ेंगे जल के बारे में। ठीक है, अब हेडलाइन डालिएगा जल, लिखिएगा जल। दोस्तों शायद ही ऐसा किसी दिन होगा, कि शायद भी नहीं कह सकते हैं कि बिना जल के आप किसी भी दिन भी रह सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, हमें जल की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। ठीक है, जल क्या करता है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों की अवशोषित करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। ठीक है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। हमारे शरीर की क्या करता है, सहायता करता है। और लिखेंगे, यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, सामान्यतः जितना भी चीज़ हम खाते हैं, ठीक है, उसमें आपको जल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसमें जल की ज़्यादातर मात्रा होती है। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं बिना जल के कोई चीज़ होता ही नहीं है। ठीक है, चाहे आप कोई भी फ्रूट्स ले लें,
सेब हो गया, अमरूद हो गया, अंगूर हो गया, ठीक है, सभी में जल की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद लिखिएगा सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितना जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन चीज़ों से प्राप्त होती है जिनको हम सामान्यतः भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे में दूध हो गया, चाय हो गया, ठीक है, जल हो गया इत्यादि। इसके अतिरिक्त भी हम जल हमें कहाँ से मिलता है, जैसे में खाना पकाते हैं, जैसे में आप रोटी भी बनाते हैं उसमें भी जल की मात्रा है, तभी तो रोटी को देखते हैं, रोटी को पहले क्या करते हैं, सानते हैं, ठीक है, चावल पकाते हैं उसमें भी जल की आवश्यकता होती है। यानी कि बिना जल के जीवन अनुपस्थित है, ठीक है, बिना जल के जीवन क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। जल के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी कर लिए, और भी ज़्यादा पढ़ेंगे आगे चल के जल के बारे में जैसे जैसे टॉपिक आएगा। अब लिखिएगा संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। संतुलित आहार, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा, ठीक है, संतुलित आहार के बारे में लिखिएगा। सामान्यतः संतुलित आहार के बारे में लिखिएगा। सामान्यतः पूरे दिन में जो भी कुछ हम खाते हैं, लिखिए ना, लिखते हैं, सामान्यतः पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं, सामान्यतः पूरे दिन में हम जो भी कुछ खाते हैं उसे आहार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। कोई भी चीज आप खाते हैं वो क्या है, एक आहार है। लिखिएगा हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहार में वे सभी पोषक तत्व, आहार में वे सभी पोषक तत्व, आहार में वो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए। उचित मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। संतुलित आहार किसे कहते हैं, सामान्यतः पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसे क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। चाहे आप कुछ भी खाते हैं वो क्या है, एक भोजन का माध्यम है, ठीक है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। जिनकी हमारे शरीर की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिनकी हमारे शरीर को जिनको हमारे शरीर की
आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व लिखिएगा, कोई भी पोषक तत्व, कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो न आवश्यकता से अधिक हो और न ही नहीं कम। ठीक है, बैलेंस डाइट में ही चल रहे हैं, संतुलित आहार में ही। उसके बाद लिखिएगा हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के भोजन को लिखिए ना, भोजन को संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, संतुलित आहार देख लिए। संतुलित आहार में क्या हो जाएगा, दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, अंकुरित बीज में हो गया मूंग, हो गया चना, हो गया किन। ठीक है, इस प्रकार के अन्य भोजन जिससे हमें कई प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, उससे हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित भोजन कहेंगे, बैलेंस डाइट कहेंगे। और संतुलित भोजन को सिर्फ संतुलित भोजन को करने से नहीं, संतुलित भोजन को पकाना भी सही होना चाहिए। बहुत से भोजन है जिसको हम लोग पकाते हैं तो उसका बहुत सारा पोषक तत्व क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए संतुलित भोजन करना ही जरूरी नहीं है, उसे संतुलित भोजन को उचित तरीके से पकाना भी आना चाहिए। क्या आप ये जानते हैं कि पकाते समय भोजन का कुछ पोषक तत्व क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे में कोई सब्जी हो गया, उसका आप छिलका उतार के पकाएंगे तो उसका क्या तत्व हो गया, ठीक है, तो वो नष्ट हो जाएगा। या कोई फल हो गया, ठीक है, उसको धोने पे भी उसका विटामिन नष्ट हो जाते हैं। जैसे में हो गया चावल, चावल को भी धोते हैं तो उसके क्या हो जाता है, बहुत सारा विटामिन धुल जाता है दालों में, ठीक है, प्रोटीन खत्म हो जाता है। इसलिए चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें कुछ विटामिन, ठीक है, खनिज लवण क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। हम जानते हैं कि पकाने के बाद, हम सभी जानते हैं कि पकाने के बाद भोजन का स्वाद क्या होता है, बढ़ता है, या हमें पचाने में क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, भोजन को हमारा शरीर आसानी से पचा सकता है। ठीक है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना होगा कि पकाने से हमें क्या होता है, कुछ कुछ प्रोटीनों की हानि भी होती है। ठीक है, एक नोट में लिखिएगा, पकाने से, किसी भी चीज को पकाने से, ठीक है, एक नोट करके लिखिएगा,
नोट करके लिखिएगा। पकाने से विटामिन सी आसानी पकाने से विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। ठीक है, पकाने से क्या हो जाता है, विटामिन सी आसानी से खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे में हमारे शरीर हमारे भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा क्या है, मोटापे का कारण है। जैसे में जिसको भी देखते हुए शाम को तेल वाले चीज़ खाते हैं, बहुत सारे गांव में ऐसा होता है, कचरी चिवड़ा प्याज ये सब खाने से क्या, चप वगैरह खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है। ठीक है, बीपी का भी शिकायत बढ़ जाता है इससे। जैसे में क्या हो गया, समोसा हो गया, पूरी हो गया, ठीक है, जलेबी हो गया, ये सब क्या है, वसाजन्य रोग है। ठीक है दोस्तों, 20 मिनट का क्लास हो चुका है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। धन्यवाद सुनने के लिए दोस्तों। हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।